हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशंस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो ये जो सीरीज हमारी रहेगी ये बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिनको थोड़ा समझ में आता है और जिनको कंसेप्ट समझ में आते हैं बट न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको सारी चीजें जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और सारे कंसेप्ट, लॉस, थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में कैसे लिखना है वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जितने भी कंसेप्ट्स हैं और थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको आप रियल लाइफ से रिलेट करके उनके एप्लीकेशंस देख के आप कैसे वो सारी चीजें लाइफ लॉन्ग और जिंदगी भर याद रख सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी सीरीज। फिजिक्स को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यदि हम देखें तो फर्स्ट तरीका सबसे बढ़िया ये हो सकता है कि पहले आप कोई भी लॉस, कंसेप्ट जो भी हैं आप उसको रीड करें। ठीक है, फिजिक्स की बुक इतनी इंटरेस्टिंग होती है, जैसे आप नॉवेल्स को रीड करते हैं वैसे ही आप घर में बैठ के अपनी फिजिक्स की बुक खोल के पन्ना पन्ना पलटा के आप उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी कंसेप्ट और लॉ को रीड करें, फिर आप ये देखें कि जो भी मैंने रीड किया है कंसेप्ट और लॉस, क्या ये मेरे को खुद को हिंदी में समझ में आ रहा है, क्या मैं इस चीज को अपने आप को या किसी दूसरे को हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूं। और जब आप ये चीज अचीव कर लेते हैं तो आप लिख के देखें उसी चीजों को। यदि आप इंग्लिश में एक बार लिख के देख लेंगे तो आपकी वो चीजें और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको जो भी चीजें याद आती है, जो भी कंसेप्ट आपको याद आते हैं उसको आपको लिख के मतलब लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना। एक बार आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें ना उसका, तो आपको कंसेप्ट अपने आप रिवाइज होने लग जाएगा। तो मैथमेटिकल चीजों को यदि आप दिमाग में याद रखते हैं तो कंसेप्ट आपको अपने आप याद आएंगे कि वो मैथमेटिकल फॉर्मूले का क्या कंसेप्ट था। तो ये सब चीजें क्या होती है, बहुत बढ़िया स्टेप होता है फिजिक्स को जानने का। ठीक है, तो हमारी सीरीज सारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और जिनको थोड़ा समझ में आता है उन सब के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा एक अलग ही व्यू है यूनिवर्स, कॉस्मोस को देखने का, एनर्जी, मैटर, चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है फिजिक्स में। और मेरी एक हॉबी के कारण, क्या वो हॉबी, जो मैं साइंस फिक्शन स्टोरीज, सीरीज, चैनल्स को फॉलो करता हूं, तो उससे मैं फिजिक्स को रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाता हूं और मेरे को उसके हजार एप्लीकेशन दिखते हैं रियल लाइफ में। तो ये सब चीजों से क्या होता है कि फिजिक्स आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप 11th और 12th के ही फिजिक्स को आप अच्छे से पढ़ें तो जितने भी फिनोमिनाज होते हैं और जितनी भी रियल लाइफ में आप चीजों को देखेंगे, आप सारी चीजों को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि इसके पीछे का मेन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने फिजिक्स को। हमारे चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। क्लास 12 फिजिक्स के लिए पढ़ेंगे। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिक्स को डिफाइन करके कि फिजिक्स होता क्या है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो रहेगा ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रहेगा। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पूरा हम अपने 12th फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, चैप्टर्स क्या पढ़ने वाले हैं और उन चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स क्या हैं, वो सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये क्या रहेगा, हमारा पूरे 12th फिजिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियोस रहेगा। मैं हर चैप्टर के अंदर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मेन टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। उस मेन टॉपिक्स को समझने के लिए भले हम अंदर और उसके हम 7-8 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट मैं आपको मेन टॉपिक्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। फर्स्ट, फिजिक्स को देखें। यदि हम फिजिक्स को डिफाइन करें तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या होगा, पॉइंट्स और थ्योरेटिकल चीजों में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉइंट से ही आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा और थ्योरेटिकल वे में आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको उसको लिखना पड़ेगा। बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बता देना और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद करना ही काफी नहीं रहेगा, आपको वहां पे थ्योरेटिकल फॉर्म में चीजों को लिखना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स में पढ़ने में यह हमारे लिए बहुत फायदा रहेगा कि आप एग्जाम में एकदम अच्छे से हिंदी में खुद समझ सकते हैं और एग्जाम में आप जो हिंदी में समझे उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखना एक प्रकार का एक्सप्लेन करना ही है। तो फर्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं, फिजिक्स क्या है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, हमारा एक साइंस की क्या है, ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब फिजिक्स क्या है, ब्रांच की एक साइंस है और किससे डील करती है,
मैटर के स्ट्रक्चर से कि एक मैटर कैसा बना होता है, उसके एक एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके कण कैसे बने होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, इससे वो क्या करती है, डील करती है। और उनके इंटरेक्शंस मतलब उनका बिहेवियर, किसी जब वो दूसरी चीज से मिलते हैं तो वो कैसा इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन दी फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स की। ऑब्जर्वेबल मतलब जितना यूनिवर्स हम अभी तक देख सकते हैं, चाहे वो कैसे भी देखें, आंखों से या टेलीस्कोप से। तो ये क्या है, फिजिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इट स्टडीज ऑब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल, मतलब फिजिक्स की रेंज के बारे में बोल रहा है कि किस रेंज से किस रेंज तक हम स्टडी करते हैं। तो कैसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट, इतने स्मॉल कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मगर उससे भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, सब एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करता है, ये स्टडी करता है फिजिक्स। और उसके भी नीचे करता है, बट हम उससे ज्यादा अंदर अभी तक नहीं स्टडी कर पाए। ठीक है, यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं। एटम्स सबसे छोटी चीज होती है, और हम आगे जाके और डिस्कवरी किए हैं कि एटम्स के भी सब पार्टिकल्स होते हैं। क्या, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स। क्वार्क और लेप्टॉन से मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। और बोसॉन्स क्या होते हैं, फील्ड जनरेट करते हैं, मतलब फील्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब किस में पढ़ते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इतना डीप में हम अपने 12th फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, हम एटम्स लेवल में ही स्टिक करके रहेंगे, उसके अंदर भी नहीं जाएंगे। बट उसके अंदर की भी डिस्कवरी हो गई है, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। तो फिजिक्स की रेंज बता रहा है ये कहां से कहां तक वेरी करता है। तो हम छोटी चीजों को पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको हम सब माइक्रोस्कोपिक, सब एटॉमिक लेवल भी बोलते हैं, जिसको हम एटम्स के भी अंदर क्या बने रहते हैं, एटम्स के, टू दी एंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को। और ये क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक चीजें मतलब जिनको हम आंख से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, वो भी कंसीडर हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक लेवल में। यूजिंग जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी के मेन कौन है, जो आइकन है वो क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटीज की पूरी लॉ दी है, टाइम डायलेशन, लेंथ डायलेशन, ये सब चीजों के ऊपर। तो जनरल रिलेटिविटी क्या होती है, बड़ी बड़ी चीजों पे अप्लाई होती है, जैसे ब्लैक होल्स हो गए, दूर की चीजें हो गई, स्पीड से चल रही है चीजें तो कैसे चीजें होंगी, कैसे टाइम चेंज होगा। टाइम अलग वर्क करता है ग्रेविटी में, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है वहां पे टाइम, जैसे आप ब्लैक होल के पास चले जाएंगे, कुछ देर वहां पे रुक जाएंगे तो यहाँ पे 50 साल आगे हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट क्या होते हैं, सब जनरल रिलेटिविटी से रिलेट करते हैं कि टाइम भी क्या होता है, रिलेटिव होता है, एक प्रकार से स्पीड जैसे। तो ये क्या है, फिजिक्स का लेवल है, छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट्स स्कोप ऑफ स्टडी encompasses not only the behavior of the objects under the action of given forces। मतलब जो इसका स्टडी है, जो स्कोप है इसके स्टडी का, वो एनकम्पास करता है, मतलब एनकम्पासेस मतलब अंदर में लेता है अपने, नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, बट ऑल्सो द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। मतलब क्या करता है, ये फोर्सेस के बारे में तो पढ़ता ही पढ़ता है, उसके नेचर के बारे में साथ ही साथ क्या करता है, उनके नेचर मतलब वो कैसा उनका नेचर है, और उनका ओरिजिन कैसे वो जनरेट हुई, कौन कौन सी फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेस फील्ड्स। ये क्या होती है, फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। आप 11 में ये सब चीजों को पढ़ के आए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं आपको सारी चीजें तो बताऊंगा। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है यूनिवर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पूरा 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस क्या है 11th और 12th के फिजिक्स में। 11th के फिजिक्स में हम पूरा मास के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। 12th के फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पूरा चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज कैसा होता है, चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और 12th का जो पूरा फिजिक्स है वो पूरा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। पूरा 12th का फिजिक्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है।
तो हम स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स रहते हैं फर्स्ट यूनिट में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, यही सब चीजें हम स्टार्टिंग में पढ़ते आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट भी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो फिर हम वेव्स पढ़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम आते हैं, अब जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्जेस किसके अंदर होते हैं, एटम्स के अंदर होते हैं, तो हम एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा एकदम लास्ट चैप्टर क्या पढ़ने लग जाते हैं हम, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती है। ये क्या होता है, हमारा 12th का फिजिक्स होता है। तो क्या डिफरेंस है 11th और 12th के फिजिक्स में, 11th में हम पूरा मासेस के बारे में पढ़ते हैं, मास की प्रॉपर्टी में, 12th में हम पूरा चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। और जनरली 12th का पूरा फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड रहता है। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मैं आपको सारी चीजें, सारे चैप्टर्स एकदम सिंपलेस्ट लेवल से समझाऊंगा, मतलब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उसको बस बैठ के वीडियो देखना है और उसको सारी चीजें क्या होंगी, अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मतलब फिजिक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इज द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यू comprehensive principles that brings together and explain all such disparate phenomena। मतलब क्या है, फिजिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि नई नई चीजों को फॉर्मुलेट करे और जितने भी प्रिंसिपल्स है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अच्छे लंबे चौड़े जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करे, फॉर्मुलेट करे, सबको एक साथ लेके आए और एक्सप्लेन करे सारे डिससेपरेट फिनोमिनास को, ऐसे फिनोमिनास जिनके बारे में हमको अच्छे से नॉलेज नहीं है, उन सब चीजों को एक्सप्लेन करे। यही क्या होता है फिजिक्स का मेन मतलब मीनिंग होता है, और फिजिक्स का मेन क्या होता है, डेफिनेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम यदि मेन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है पूरा हमारा फिजिक्स क्या है, बेस्ड है। ये फोर्सेस का जन्म या हम बर्थ बोले तो कब हुआ, बिग बैंग के टाइम हुआ। बिग बैंग कब हुआ था हमारा, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। जब हम बोलते हैं कि एक छोटी सी सिंगुलैरिटी क्या हुई, एक्सप्लोड हुई और पूरा यूनिवर्स बना, और अभी भी क्या हो गया, एक्सपांड हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यही क्या हुआ उस टाइम में, और जस्ट बिग बैंग होने के कुछ 10 सेकंड के अंदर ही 4 फोर्सेस का जन्म हुआ। ये 4 फोर्सेस ही क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस। और भी फोर्सेस हो सकती हैं, बट अभी तक हम ये सिर्फ 4 ही पता चली है। एक और 5th फोर्स के बारे में भी हमें पता चल गया है, बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस होती है हमारी। यदि हम नीचे लेवल से शुरू करें, सबसे वीक क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन 3 फोर्सेस के मुकाबले सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में ना हम 11th में पढ़ते हैं, 12th में हम यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते। 12th जो फिजिक्स है वो क्या है, हमारा पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, और मेनली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्या है, मोस्टली बेस्ड है पूरा 12th का फिजिक्स। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं हम 12th के फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती है, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, ये उसी सीक्वेंस में फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, हम जानते हैं एक एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जो उनके बीच में फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, जो वो रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी जो एमिट करती हैं, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब जो एमिट करता है, ये वो होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में आपको बताऊं क्योंकि पूरा बेसिक तो यही है हमारा, तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती है, जो मासेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, यूनिवर्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में ज्यादा देखते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, मासेस बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटी क्या करती है, सबको गवर्न करती है, तो इसलिए हमें देखते हैं। मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है बताओ, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखें, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है हमारी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच की फोर्स होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, जो वो रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल्स, वो सब होती है। ये दोनों फोर्सेस भी ग्रेविटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तीनों फोर्सेस ग्रेविटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये हम 11 में ही पढ़ लेते हैं एकदम बेसिक्स में। ठीक है, अब एक 5th फोर्स के बारे में भी हमको अभी आइडिया है। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका जो इफेक्ट्स है, जो हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में हम बोलते हैं, कोई नहीं जानता वो क्या है अभी तक। ठीक है, बट क्या है, उसके फिनोमिना तो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके इफेक्ट्स को तो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हो सकता है जब उसके बारे में हम पूरा जान जाए तो वो 5th फंडामेंटल फोर्स होगी हमारी यूनिवर्स की। बट अभी तक तो 4 ही है और हम इन 4 में ही अभी तक डील करेंगे,
और आपको इतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और हमारे पूरे 12th फिजिक्स का क्या है, बेसिक्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में देखते हैं क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो सन क्या करता है, लाइट के फॉर्म में अर्थ को देता है या पूरे यूनिवर्स को देते हैं सारे सन, ठीक है। तो जो हमें लाइट एनर्जी सन से रिसीव होती है वो क्या होती है, फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। फोटॉन्स क्या होते हैं, डुअल नेचर होता है, मैटर भी है वेव भी है, और क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसलिए हम उसको 12th में पढ़ते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है। तो जो लाइट बीम होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो जो फोटॉन्स होते हैं ना वही मतलब पूरा गवर्न करते हैं, कैसे, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक डायग्राम देखते हैं। अब ये क्या है, हमारे एटम्स के डायग्राम, ठीक है। अब क्या है, बीच वाला क्या है हमारा, बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमारा क्या रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक अपनी शेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, और उसका चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है, अभी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, ये स्टडी करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के इंटरेक्शंस को, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा ना, तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसके पास चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अपोजिट चार्ज और सिमिलर चार्ज वालों को अट्रैक्ट रिपेल जो भी उसका नेचर है वैसा करेगा ही करेगा। मगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करने लग गया तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने लग जाता है। तो जो प्रोटॉन्स है, अब क्या बोला, पहले मैंने क्या बताया, फोटॉन्स के बारे में बताया। फोटॉन्स जो सन से हमारी लाइट एनर्जी आती है ये अलग है, प्रोटॉन्स अलग होते हैं, फोटोन अलग होता है, ठीक है। तो जो फोटॉन्स हैं जो सन से हमें लाइट के फॉर्म में मिलता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो ये दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं बताऊं, एक दूसरे को ना बर्स्ट देते हैं, फोटॉन्स का, एक दूसरे को ना फोटॉन्स का बर्स्ट देते रहते हैं लोग थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। जो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, दोनों अपोजिट चार्ज है, तो ये जो फोटॉन्स का बर्स्ट होता है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज जब रोटेट करता है इसके चारों ओर तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब यदि ये इसमें इतने मतलब इसके ऑर्बिट्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स रहे जो क्या किए, उसकी फील्ड को कैंसल आउट कर दिए, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। मगर यदि अनस्टेबल रहा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे, एक ही इलेक्ट्रॉन रहा मान के चलिए, या कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे, तब वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसलिए सारे एटम्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते, पर्टिकुलर एटम्स ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इसको तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को ना फोटॉन्स ट्रांसमिट करते हैं, प्रॉपर बर्स्ट देते रहते हैं एक दूसरे को फोटॉन्स का। यही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमिना होता है। और यही क्या करता है बताऊं, सारी चीजों को गवर्न करता है, सब चीजों को पकड़ के रखता है। एटम्स एक दूसरे को होल्ड कर ही नहीं पाएंगे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होगा, और एटम्स अपने साथ वाले एटम्स को भी नहीं होल्ड कर पाएंगे यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं होगा इसमें। पूरे यूनिवर्स, हमारी सेल्स, जितनी भी चीजें हम यूनिवर्स में देखते हैं, सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, होल्ड करके रखता है। यदि मैं किसी चीज को टच करता हूं तो टच करने में भी फिनोमिना है, फ्रिक्शन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना है। इवन जितनी भी चीजें फ्लाई करती है, फ्रिक्शन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फिनोमिना है हमारे यूनिवर्स का, और सबसे किंग लॉ है। तो यदि एक किसी दिन मान के चलिए यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा बंद हो जाता है ना, सारी चीजें फॉल अपार्ट हो जाएंगी, मतलब सब चीजें क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया, तो आपको समझ में आया कि चार फंडामेंटल फोर्सेस में क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एकदम इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उससे भी ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। और लास्ट में क्या आती है, ग्रेविटी। तो हमारा क्या रहेगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे क्या रहेगा, पूरा 12th फिजिक्स क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा इसी पे बेस्ड रहेगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड रहेगा, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की क्या है, ये एक ब्रांच है जो क्या करती है, दैट डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डील करती है। पहले लोगों को लगता था
कि इलेक्ट्रिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, दोनों अलग अलग फिनोमिना है, ठीक है। फिर उसके बाद हांस ऑसवर्ड्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले ये चीज एक्सप्लेन करी कि नहीं दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, और वही साइंटिस्ट पहले ऐसा एक्सपेरिमेंट भी लोगों को दिखाया था कि नहीं दोनों अलग अलग फिनोमिना है। तो हम जानते तो 2000 साल पहले से हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, बट इसको एक फिनोमिना कंसीडर नहीं करते थे। बट बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, जब मूविंग चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो पूरी ये फील्ड क्या हो गई, एक हो गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी क्या हुआ था, वो भी क्या है जो फाउंडिंग फादर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने भी फर्स्ट चीज यही चीज क्या करी थी, डिस्कवर करी थी कि दोनों फील्ड्स क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की जो क्या करती है, डील करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एंड देयर इंटरेक्शन, दोनों के इंटरेक्शन विद सब्सटेंस और मैटर ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल एकदम छोटे लेवल में जाके क्या देखती है, उनका इंटरेक्शन देखती है मैटर से। जैसे मैंने आपको इंटरेक्शन मैटर पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन बताया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सेम वही चीज क्या करती है, इंटरेक्शन डील करती है, ठीक है। द वेरियस डोमेन्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या फील्ड आती है, द वेरियस डोमेन्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही क्या रहेगा, हमारे जो पहले दो चैप्टर्स रहेंगे ना, यही यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। अब इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो क्या है, जो बिजली कड़कती है वो क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना है, मतलब यहाँ पे करंट का अनस्टडी फ्लो होता है, अचानक से करंट फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है इसमें। जो बिजली जो कड़कती है वो क्या होती है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है। तो ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो चार्जेस रेस्ट में रहते हैं। अब इसका हम यदि हम और एग्जांपल देखें, पहले चैप्टर में तो हम पूरा यही पढ़ेंगे, जैसे हम कंघी करते हैं, कॉम को यदि हम अपने बालों में रब कर दें तो उससे हम छोटे पेपर पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमिना होता है। ऐसा क्यों होता है, हर एटम में ना पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यदि एक एटम न्यूट्रल है, मतलब जितने नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कोई उसका चार्ज नहीं है। मगर उस एटम को यदि हम किसी और एटम्स के साथ रब कर देना तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं उससे। तो अब एटम्स कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो एटम क्या हो गया, एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए एटम्स में, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन्स की संख्या कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटम एज अ होल क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो प्रोटॉन तो फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाते रहते हैं, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो एटम नेगेटिव चार्ज हो गया, किसी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो एटम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ऐसी यदि हम किसी के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो एटम्स क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं, थोड़ा सा मास ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजों की स्टडी हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहीं से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, करंट के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, करंट के स्टडी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी होगा जिसमें हम करंट के स्टडी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, तो वही सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की क्या है, अलग अलग ब्रांचेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखते हैं, सिमिलर टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर आल्सो लॉन्ग रेंज एंड डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें दिखती है भाई, सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, वैसी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी क्या होती है, लॉन्ग रेंजेस होती है और डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उन चीजों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना इन्वॉल्व्स इन डीलिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने एक फंडामेंटल फोर्स देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना क्या करता है, डील करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में, विच इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिज्म को क्या करता है, वो दोनों को इंक्लूड करता है, वेदर इन मोशन और रेस्ट, मतलब दोनों इंक्लूड करता है, चार्जेस मोशन में होंगे, रेस्ट में होंगे, क्योंकि यदि चार्जेस स्टैटिक रहते हैं तो वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लेते हैं, करंट का स्टडी फ्लो मिल गया तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पढ़ने लग जाएंगे।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दोनों चीजें मिला के क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम अपना जो 12th का हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे और सबके बारे में ब्रीफ देखते हैं कि हम सबके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ें। ठीक है, तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कैसा रहेगा, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे हम अपना। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। यही क्या होगा, पहले तो जो यूनिट्स रहेंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, थर्ड चैप्टर क्या रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ चैप्टर रहेगा हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ क्या रहेगा मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, सिक्स क्या रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही क्या होता है, हमारा जो एसी जनरेटर्स काम करते हैं, जनरेटर्स वर्क करते हैं, वो इसी फिनोमिनास पे काम करते हैं और हम अभी ब्रीफ में देखेंगे जस्ट अभी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 7th चैप्टर क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट। यदि मैं आपको बोलूं ना, तो जो पहले के 2 चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उन्हीं को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी या उन्हीं को समझना आपको हल्का सा बोरिंग लग सकता है। मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं लगेगा, मगर लग सकता है। उसके बाद की ना सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। अल्टरनेटिंग करंट लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मजा आता है अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे मैंने आपको बताया कि 12th का फिजिक्स क्या है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। उसी को हमने जब आगे पहुंचे तो हमको पता चला कि भाई जो वेव्स है उनका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, तो वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब जब हम लाइट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं हमारा 10th चैप्टर। 11th चैप्टर क्या रहता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वही डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं, जैसे लाइट का क्या है, डुअल नेचर है, मैटर पार्टिकल्स भी है और वो क्या है, वेव भी है। फिर 12th आ जाता है हमारा एटम्स के बारे में। जब हम चार्ज लेवल पे पढ़ ही रहे हैं तो चार्ज किसके अंदर होता है, एटम्स के अंदर होता है, तो एटम्स को जानना भी हमारे लिए जरूरी है। फिर अगला चैप्टर क्या आता है, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई हमारा क्या रहता है, 13 चैप्टर रहता है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर क्या रहता है हमारा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। अब देखते हैं अंदर के टॉपिक्स, क्या क्या चीजों के बारे में हम इसके अंदर में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया है, एकदम मेन टॉपिक्स लिखे हैं जो हम पढ़ेंगे। इन सब के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने में टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब ओवरऑल टॉपिक्स जो अंदर के मेन टॉपिक्स है उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें हम क्या क्या बारे में पढ़ेंगे। इसको शुरुआत कैसे करेंगे हम, सिंपल। चार्जेस क्या होते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और इसके नीचे मैंने छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है। क्या क्या होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, फंडामेंटल पार्टिकल की। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है कि यदि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। सेकंड क्या रहेगा हमारी, कूलम्स लॉ के बारे में हम देखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। ये लॉ क्या होती है, जिसे यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक ग्रेविटेशनल लॉ, एक प्रकार की ग्रेविटेशनल लॉ ही होती है कूलम्स लॉ, बस फर्क क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, ये लॉ क्या होती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वो चार्जेस पे डिपेंड करेगा, कूलम्स लॉ में कैसे चार्जेस है, दो पॉजिटिव चार्जेस है तो वो ऑब्वियस ही बात है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ग्रेविटेशनल लॉ का ही फंडा रहता है सेम इसमें, बस कांस्टेंट थोड़ा अलग होता है और इसमें वो अट्रैक्ट रिपेल दोनों कर सकते हैं, बट ग्रेविटेशनल लॉ क्या करती है, सिर्फ अट्रैक्ट करती। थर्ड मेन टॉपिक क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या होता है, पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, जब चार्जेस का खुद का साइज उनके बीच के डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनके साइज के कंपेयर में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। तो पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड ऑपोजिट साइंस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल बोलते हैं, उसी के बीच में बनता है। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों को यहाँ पे हम इतने शॉर्ट लाइंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जब हम वहां पढ़ेंगे तो उसको एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एकदम ब्रीफ चीजों के बारे में बता रहा हूँ। फिर फोर्थ हमारा मेजर टॉपिक क्या रहेगा फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में।
ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक की जो फील्ड लाइंस होती हैं दैट नॉर्मली पासेस थ्रू दैट सरफेस, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है कोई स्टूडेंट जिसको खुद समझ में नहीं आता होगा या जिसके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा उसको यहाँ इस पॉइंट पे समझ में नहीं आएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम जब वहां पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और सिंपलेस्ट वे। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों की थीम सेम है क्योंकि दोनों एक ही यूनिट से डिपेंड करते हैं, एक ही यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है पूरा ये पोर्शन, इसलिए थीम भी उसकी सेम में लगी हुई। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा जो फर्स्ट यूनिट में ही आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें हम क्या चार मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां पे लिखा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें इसमें और कंसीडर होगी, इन ए गिवन फील्ड इन दैट पॉइंट ओनली। तो क्या होता है कि कितना वर्क डन लगता है हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, टेस्ट चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, मतलब वो चार्ज जो फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हमें इंफिनिटी से उस पॉइंट में लाने के लिए कितना वर्क डन लगता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। और भी इस डेफिनेशन का और अच्छे से जिक्र किया है और इसको जब हम समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैंने बस एकदम शॉर्ट उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, हो सकता है ये पूरा प्रॉपर ना हो, ठीक है, बट यहाँ पे हम समझ सकते हैं और वहां पे तो हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन by external force in moving a unit positive test charge, test charge मतलब जो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा against electrostatic force between two points, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, वो क्या बताता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ये उसी के समान होता है जैसे हम 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, ये सेम उसी के प्रकार होता है, बस यहां पे थोड़ा सा वो और इलेबोरेट होता है। फिर थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिफरेंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इंफिनिटी इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। दो चार्जेस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, उनको हम क्या करेंगे एक पोजीशन में लेके आ रहे हैं और उनके बीच का म्यूचुअल सेपरेशन कम कर रहे हैं, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। और फोर्थ हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डाइइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स को ही बोलते हैं। दो प्रकार की चीज होती है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हीट कंडक्ट करेंगे, मतलब जैसे हमारे घर के जो बर्तन होते हैं, हम जब उसको गैस पे रखते हैं तो वो गर्म होने लग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कंडक्टर्स होते हैं, मगर उनका हैंडल कभी गर्म नहीं होता जिससे हमको उस बर्तन को पकड़ना है, वो क्या होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट इंसुलेटर बनाना पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि लॉसेस हर जगह होते हैं, तो कितना हम कम कर सकते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, इंसुलेटर्स को ही बोलते हैं। सेकंड चीज क्या आती है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, वही चीज यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करी है। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटिंग मीडियम। ये क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब दो कंडक्टर्स को इंसुलेटिंग मीडियम से हम सेपरेट करके रखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और उसी के साइज, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज का मेजर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यही सब चीजों के बारे में हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक में अपने सेकंड चैप्टर के, डाइइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस में। आगे बढ़ते हैं, थर्ड चैप्टर हमारा क्या रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम क्या पढ़ने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, मेजर टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। V = IR जो हमारी ओम्स लॉ रहती है, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, स्टडी फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का क्या हो, स्टडी फ्लो। देखते हैं, बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे मैंने ये लाइन क्यों यूज करी,
जब आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं ना किसी दो पॉइंट के बीच में, तभी आपको चार्जेस का क्या मिलता है, स्टडी फ्लो मिलता है। और ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पूरा अनस्टडी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। बट जितने भी अप्लायंसेस होते हैं हमारे घर के, है ना, तो उनमें हम क्या चाहते हैं कि करंट स्टडी फ्लो करे। अब करंट का वैल्यू यदि बढ़ते रहेगा, चेंज होता रहेगा, तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्ट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जितने भी हमारे यूजेस हैं, चाहे करंट की कितनी भी वैल्यू हो, बट करंट क्या हो, स्टडी फ्लो करे। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और करंट का हम स्टडी फ्लो कब करवा सकते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन करें, तभी हम स्टडी फ्लो करा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते रहा तो कैसे करंट का स्टडी फ्लो होगा। अब और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीजें होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। ऑब्वियस ही बात है, मैं पानी को ऊपर स्टोर कर दूंगा तो वो मूव कहां करेगा, ऊपर तो नहीं मूव करेगा, नीचे ही मूव करेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जब वो स्टोर है तो उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे, और नीचे में क्या है, पोटेंशियल कम। तो वैसी चार्जेस मूव करते हैं हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सारी चीजें ऐसी मूव करती है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगेंस्ट में मूव कराना है तो फोर्स देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो यही चीज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड ओम्स लॉ फर्स्ट टॉपिक रहेगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा चैप्टर 3 का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टर्स को सीरीज, पैरेलल एंड एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है सेल्स, क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए सर्किट। सेल्स क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा मेजर टॉपिक रहेगा क्या, हमारे थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ्स लॉ और उसका एप्लीकेशन। क्या क्या देखेंगे उसमें हम, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल मतलब क्या, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि एक पॉइंट में जितने भी इनकमिंग करंट्स आ रहे हैं उनका एक सम लेंगे और आउटगोइंग का एक सम लेंगे। केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज के बारे में हम देखेंगे, कौन सा, इसी चैप्टर में। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स तो रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हमारा फोर्थ चैप्टर क्या आएगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चार्जेस के बारे में पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ लिए, अब मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, फोर्थ चैप्टर हमारा फर्स्ट मेजर टॉपिक क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, क्यों, कैसे जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस और करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करता है, एक प्रकार का वायर, उसमें यदि चार्जेस का मोशन होने लग जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यही हम मैग्नेटिक फील्ड और उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा, एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ को बेस्ट वे में शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना क्या होगा, उसका इक्वेशन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलती है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का यदि मैं लाइन इंटीग्रल करूंगा तो वो किसके बराबर होता है, म्यू जीरो आई नेट के। आई नेट क्या है हमारा, नेट करंट। म्यू जीरो क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, वैक्यूम की। ठीक है, अराउंड अ क्लोज लूप के अंदर रहता है ये। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलती है, किसी का भी लाइन इंटीग्रल मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के मल्टीप्लाइड बाय नेट करंट के। और ये म्यू क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, वैक्यूम कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे, वैक्यूम के अंदर कई बार, वैक्यूम के मतलब वैक्यूम में हम इस लॉ को देख रहे हैं। और म्यू जीरो को हम एक और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताती है हमें एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ मेजर टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स के बारे में देखेंगे। और गैल्वेनोमीटर्स का हम देखेंगे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग कैसा होता है, गैल्वेनोमीटर्स क्या होते हैं, और कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर्स को हम एमीटर वोल्ट मीटर्स में भी कन्वर्ट करते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर्स को हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर क्या आएगा हमारा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में फिर हम इलेक्ट्रिक्स के बारे में पूरा पढ़ लिया, हम मैग्नेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें फर्स्ट मेजर टॉपिक क्या रहेगा हमारा, बार मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, अब हम मैग्नेटिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट
दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होते हैं, हमारे मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जनरली पूरे मैग्नेट्स के मैटर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरली ऑकरिंग कैसे मैग्नेट्स होते हैं, आर्टिफिशियली क्या होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेट्स क्या होते हैं, डाईमैग्नेट्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में ही हम वो पूरी चीजें पढ़ेंगे। तो सेकंड मेजर टॉपिक क्या रहेगा हमारा, द अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मतलब कैसे मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वेरियस टर्म्स जो उसमें रहती है। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रिपल्स होता है। ठीक है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में जाता है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, धीरे धीरे जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाते हैं। मतलब ये मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि कैसे वो एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं और कितना जल्दी करते हैं। ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा मेजर टॉपिक क्या रहेगा, फैराडेज लॉ एंड मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट। सेम जो चीज हम पढ़ी उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स पढ़ेंगे। मतलब हम देखेंगे, हमने ये देखा कि मूविंग चार्जेस क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसका उल्टा प्रोसेस पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके हम क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग ऑफ करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड एडी करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेंजेस लॉ क्या बताती है, तीनों के बीच का डायरेक्शन बताती है, किस जगह में फोर्स लग रही है, करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म किधर बन रहा है, ये तीन चीजों के बीच में डायरेक्शन बताती है। लेंजेस लॉ भी वही है। एडी करेंट्स क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं जो हमारा होता है। ठीक है, मतलब किसी भी कॉइल में आप करंट इंड्यूस करो तो उसकी भी एक इनर्शिया होती है, कॉइल की भी इनर्शिया होती है। ठीक है, यही चीज क्या होती है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। इसी चीज को हम पढ़ते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यही सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट दोनों, सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। एसी जनरेटर्स की प्रिंसिपल, मेन पार्ट्स, थ्योरी एंड वर्किंग के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, ट्रांसफार्मर भी थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है, बट उसको हम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिए, तो अगला चैप्टर क्या आ जाएगा हमारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एसी करंट्स। एसी करंट्स क्या होते हैं, साइनोसॉइडल वेव होती है जो टाइम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसमें क्या पढ़ते हैं हम, सेल्स वेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां क्या पढ़ रहे हैं हम, डीसी करंट के बारे में पढ़ते रहेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, हम अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसकी मीन वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में देखेंगे। मीन वैल्यू क्या होती है, आधा साइकिल एसी करंट का, मतलब T/2 में जो उसकी वैल्यू रहेगी उतना ही सेम डायरेक्ट करंट जो प्रोड्यूस करेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट, वो क्या होती है उसकी मीन और एवरेज वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एक पूरी अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल जितना एक डीसी की साइकिल होगी, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम पीरियड में उतनी एनर्जी में, तो वो क्या होती है, हम उसकी मीन और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा क्या रहेगा, एसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि कैसे, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग कंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज होती है, मतलब करंट लैग करता है, कभी लीड करता है, कभी बिहाइंड में रहता है, वोल्टेज कभी लीड करता है, कभी बिहाइंड में रहता है। तो ये सब चीजें हम किससे समझते हैं, फेजर डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एसी थ्रू रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, जब ये तीन चीजों से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इंपीडेंस के बारे में देखेंगे। इंपीडेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट का पूरा जितना वो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसी को हम इंपीडेंस बोलते हैं। रेजोनेंस के बारे में देखेंगे। क्यू फैक्टर, एवरेज पावर, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या होता है, हमारा आइडियल करंट होता है। और एलसी ऑसिलेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, वॉटलेस करंट का मतलब ये होता है ऐसा करंट जिसमें कोई भी लॉसेस ना हो रहे हो, मतलब यदि वो किसी इंडक्टर में फ्लो हो रहा हो और उसमें कोई भी लॉस ना हो रहे हो,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, आइडियल करंट बोलते हैं। ये सब चीजें हम क्या पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। अब उसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे मैंने पहले भी बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पूरा बेस्ड है 12th फिजिक्स, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जब आगे जाके लोगों को पता चला कि लाइट भी क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारा मेजर टॉपिक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखेंगे। arises due to inconsistency, इनकंसिस्टेंसी मतलब अब डिस्प्लेसमेंट करंट का जन्म कैसे हुआ, एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ फ्लॉज थी। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैक्सवेल ने क्या किया, एक सर्किट में कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, सॉरी कैपेसिटर लगा दिया। मैक्सवेल ने एक सर्किट में कैपेसिटर लगाया और उसके बाद वो क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर एनालाइज किया। तो वो देखा कि जब कंडक्टर चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, सर्किट में कम हो रहा है, और एक बार जब कंडक्टर फुल चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। तो मैक्सवेल को लगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, डिस्प्लेसमेंट करंट को वो क्या करता है, कंसीडर नहीं करता है। तो मैक्सवेल ने फिर अपनी इक्वेशन दी, जो क्या करी, पूरा गवर्न करी और एम्पियर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी को क्या करी, दूर करी। तो वही सब चीजों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, वही हमारी मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन वो दिया है, उन इक्वेशंस को हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू चेंज इन ई एंड बी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कंटिन्यूअस चेंज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है। फोर्थ हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसकी मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है, सबसे छोटी रेस क्या होती है, गामा रेस से रेडियो वेव, सबसे बड़ी वेव। तो यही चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। बहुत ज्यादा ही बढ़िया चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कैसे, जैसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं तो दूसरे स्टार्स को वो देखते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं कि कैसे उसमें लाइट का वो आ रहा है, और उसी से जो पुराने साइंटिस्ट लोग थे वो ऐसे ही किसी की भी स्टार की कॉम्पोजिशन को समझ जाते थे कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस एलिमेंट से बना है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख के, अलग अलग कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख के कैसा कितना पोर्शन, कौन सा कलर कितना पोर्शन ले रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हम किसी की भी कॉम्पोजिशन जान सकते हैं। तो वही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पूरा बड़ा सा स्पेक्ट्रम रहता है अलग अलग प्रकार की वेव्स का, कि कैसी वेवलेंथ्स होती है और वो कैसी उसकी रेंज होती है। तो वो सब चीजें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो ये क्या रहेगा हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर रहेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा हमारा, रे ऑप्टिक्स। रे के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या मेन फर्स्ट मेजर टॉपिक क्या रहेगा, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स मतलब लाइट की स्टडी करना। स्फेरिकल सरफेसेस और लेंसेज के बारे में देखेंगे। प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। ये जो 12th है इसका जो बेसिक्स रहता है 10th में हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो जो 10th में पढ़े रहते हैं उसी चीजों को हम क्या करते हैं यहाँ पे वास्ट में पढ़ते हैं। तो इसका बेसिक्स कहां से आता है, 10th से आता है। फिर अगला चैप्टर क्या रहेगा हमारा, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। सेकंड क्या रहेगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थर्ड क्या रहेगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब हमें पता चल गया कि लाइट का क्या होता है, दो नेचर होता है, मैटर नेचर भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है वो। तो इसलिए हम अगला चैप्टर क्या पढ़ते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर वेव्स के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे और मैटर वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पर्टिकुलर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मतलब सॉरी, एक एलिमेंट्स के सरफेस में यदि हम फोटॉन्स डालें तो वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करते हैं। तो वही चीज को क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स वो रेडिएट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आता है उसी को हम बोलते हैं फोटोन। तो वही चीजों के बारे में पढ़ेंगे और मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर वेव्स क्या होती है, रेडिएशन क्या होता है, उसी के बारे में हम देखेंगे। रेडिएशन क्या है, एक प्रकार का हीट ट्रांसफर है। तो ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जब हम पूरा 12th फिजिक्स में चार्जेस
पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सबके बारे में पढ़ लिए। तो अब ये बेसिक्स किस पे बेस्ड रहती है? सारी चीजें एटम्स के ऊपर ही बेस्ड रहती है, तो एटम्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर हमारा चैप्टर क्या आएगा? एटम्स आएगा। एटम्स में हम क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे? फिर एटम्स में क्या आएगा? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो रदरफोर्ड ने किया था, कैसे उसने एटम्स के बारे में पता लगाया कि एटम्स में बहुत ज्यादा खाली स्पेस होता है, बहुत सारा चार्ज एटम के सेंटर में रहता है और वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया वो देखेंगे, एटम का सबसे पहला मॉडल। फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट होते हैं। फिर बोर्स का मॉडल देखेंगे हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा बनाता है। ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एटम्स की स्टडी करेंगे। फिर जब हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगला चैप्टर क्या आएगा? न्यूक्लियस के बारे में आएगा, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम? न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है उसके बारे में। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, जो भी चीजें होती है इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमारा चैप्टर क्या आएगा? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या रहेगा? हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे तो कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इनके जो बीच में आता है, जो कुछ कंडक्ट करते हैं कुछ नहीं कंडक्ट करते, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखेंगे, कैसे बनाते हैं, एक्सटेंसिव टाइप, इंसेंटिव टाइप, क्या होती है डोपिंग सेमीकंडक्टर्स में, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। डोपिंग क्या है? इम्प्योरिटीज ऐड करना, जैसे सेमीकंडक्टर की क्या होती है? प्रॉपर्टीज बढ़ती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में देखेंगे, जैसे पीएन जंक्शन डायोड होता है वैसी टाइप। करंट वोल्टेज, आई और वी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम सेमीकंडक्टर की। डायोड एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या रहता है, कैसे क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। और सोलार सेल्स के बारे में देखेंगे। तो ये सब चीजें क्या होगी? हमारे पूरे 12th का मेन कंटेंट है जो हम पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और बहुत ही जल्द हमारी ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी? कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।